नमस्कार दोस्तों, कारवां कहानियों का मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी प्रेमचंद्र की रचना प्रताप चंद्र और कमलाचरण। प्रताप चंद्र को प्रयाग कॉलेज में पढ़ते हुए 3 साल हो चुके थे। इतने काल में उसने अपने सहपाठियों और गुरुजनों की दृष्टि में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। कॉलेज के जीवन का कोई ऐसा अंग न था जहां उनकी प्रतिभा न प्रदर्शित हुई हो। प्रोफेसर उस पर अभिमान करते और छात्रगण उसे अपना नेता समझते। जिस प्रकार क्रीड़ा क्षेत्र में उसका प्रशंसनीय स्थान था, उसी प्रकार व्याख्यान भवन में उसकी योग्यता और सूक्ष्मदर्शिता प्रमाणित थी। कॉलेज से संवत एक मित्र सभा स्थापित की गई थी। नगर के साधारण सभ्यजन, कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रगण सब उसके सभासद थे। प्रताप इस सभा का उज्ज्वल चंद्र था। यहाँ दैसिक और सामाजिक विषयों पर विचार हुआ करते थे। प्रताप की ओर ओजस्विनी और तर्कपूर्ण बातें होती थी और प्रोफेसरों को भी उसके विचार और विषयान्वेषण पर आश्चर्य होता था। उसकी बातें और उसके खेल दोनों ही प्रभावपूर्ण थे। जिस समय वह अपने साधारण वस्त्र पहने हुए प्लेटफॉर्म पर जाता, उस समय सभा स्थित लोगों की आंखें उसकी ओर एकटक देखने लगती और चित्त में उत्सुकता और उत्साह की तरंगें उठने लगती। उसका संकेत और मृदुल उच्चारण, उसके अंगों पांग की गति, सभी ऐसे प्रभाव पूरित होते थे मानो शारदा स्वयं उसकी सहायता करती है। जब तक वह प्लेटफॉर्म पर रहता, सभासदों पर एक मोहिनी सी छाया रहती। उसका एक एक वाक्य हृदय में भीत जाता और मुख से सहसा वाह वाह के शब्द निकलते। इसी विचार से उसकी बातें प्रायः अंत हुआ करती थी, क्योंकि श्रोतागण उसी की वक्तव्य का आस्वादन करने के लिए आया करते थे। उनके शब्दों और उच्चारणों में स्वाभाविक प्रभाव था। साहित्य और इतिहास उसके अन्वेषण और अध्ययन के विशेष थे। जातियों की उन्नति और अवनति तथा उसके कारण और गति पर वह प्रायः विचार किया करता था। इस समय उसके इस परिश्रम और उद्योग के प्रेरक तथा विशेषकर श्रोताओं के साधुवाद ही होते थे और उन्हीं को वह अपने कठिन परिश्रम का पुरस्कार समझता था। यहाँ उसके उत्साह की यह गति देखकर यह अनुमान किया जा सकता था कि होनहार वीरवा आगे चलकर कैसे कैसे फूल लगाएगा और कैसा कैसा रंग रूप निकलेगा। अभी तक उसने क्षण भी के लिए इस पर ध्यान नहीं दिया था कि मेरे आगामी जीवन का क्या स्वरूप होगा। कभी सोचता कि प्रोफेसर हो जाऊंगा और खूब पुस्तकें लिखूंगा, कभी वकील बनने की भावना करता, कभी सोचता यदि छात्रवृत्ति प्राप्त होगी तो सिविल सर्विस का उद्योग करूंगा। कभी किसी एक मन पर नहीं टिकता था, परंतु प्रताप चंद्र उन विद्यार्थियों में से न था जिसका सारा उद्योग वक्तृता और पुस्तकों तक ही सीमित हो। उसके संयम और योग्यता का एक छोटा भाग जनता के लाभार्थ पर भी व्यय होता था। उसने प्रकृति के उदार और दयालु हृदय पाया था और सर्वसाधारण से मिलने जुलने और काम करने की योग्यता उसे पिता से मिली थी। इन्हीं कार्यों में उसका उत्साह पूर्ण रीति से प्रमाणित होता था। बहुधा संध्या समय वह कीटगंज और कटरा की दुर्गंधपूर्ण गलियों में घूमता दिखाई देता, जहाँ विशेषकर नीची जाति के लोग बसते हैं। जिन लोगों की परछाई से उच्च वर्ण का हिंदू भागता है, उनके साथ प्रताप टूटी खाट पर बैठ कर घंटों बातें करता और यही कारण था कि मोहल्ले के निवासी उस पर प्राण देते थे। प्रेमाद और शारीरिक सुख भोग के ये दो अवगुण प्रतापचंद्र में नाम मात्र को भी न थे। कोई अनाथ मनुष्य हो, प्रताप उसकी सहायता के लिए तैयार था। कितनी रातें उसने झोपड़ी में कराहते हुए रोगियों के सिरहाने खड़े रहकर काटी थी। इसी अभिप्राय से
उसने जनता का लाभार्थ एक सभा भी स्थापित कर रखी थी और 2.5 वर्ष के अल्प समय में ही इस सभा से ने जनता की सेवा में इतनी सफलता प्राप्त की थी कि प्रयाग वासियों को उससे प्रेम हो गया था। कमलाचरण जिस समय प्रयाग पहुंचा, प्रतापचंद्र ने उसका बड़ा आदर किया। समय ने उसके चित्त के द्वेष की ज्वाला शांत कर दी थी। जिस समय वह विरजन की बीमारी का समाचार पाकर बनारस पहुंचा था और उससे भेंट होते ही विरजन की दशा सुधर चली थी, उसी समय प्रतापचंद्र को विश्वास हो गया था कि कमलाचरण ने उसके हृदय में वह स्थान नहीं पाया है जो मेरे लिए सुरक्षित है। यह विचार द्वेषाग्नि को शांत करने के लिए काफ़ी था। इसके अतिरिक्त उससे प्रायः यह विचार भी आता था कि मैं ही सुशीला का प्राणघातक हूँ। मेरे ही कठोर वाणियों ने उस बेचारी का प्राणघात किया है। और उसी समय से, जबकि सुशील ने मरते मरते समय रो रो कर अपने अपराधों की क्षमा मांगी थी, प्रताप ने मन में ठान लिया था कि अवसर मिलेगा तो मैं इन सब पाप का प्रायश्चित अवश्य करूँगा। कमलाचरण का आदर सत्कार तथा शिक्षा सुधार में उसे किसी अंश में प्रायश्चित को पूर्ण करने का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। वह उससे इस प्रकार व्यवहार रखता जैसे छोटा भाई के साथ अपने समय का कुछ भाग उसकी सहायता में व्यय करता और ऐसी सुगमता से शिक्षक का कर्तव्य पालन करता कि शिक्षा एक रोचक कथा का रूप धारण कर लेती। परंतु प्रतापचंद्र के इन प्रयत्नों के होते हुए भी कमलाचरण का जी यहाँ बहुत घबराता। सारे छात्रावास में उसके स्वाभानुकूल एक मनुष्य भी न था जिससे वह अपने मन का दुख कहता। वह प्रताप से निसंकोच कर रहते हुए भी चित्त की बहुत सी बातें न कहता था। जब निर्जनता से जी अधिक घबराता तो विरजन को कोसने लगता कि मेरे सिर पर यह सब आपत्तियां उसी की लादी हुई है। उसे मुझसे प्रेम नहीं, मुख और लेखनी का प्रेम भी कोई प्रेम है। मैं चाहे उस पर प्राण ही क्यों ना वारूं, पर उसका प्रेम वाणी और लेखनी से बाहर न निकलेगा। ऐसी मूर्ति के आगे जो पसीजना जानती ही नहीं, सिर पटकने का क्या लाभ। इन विचारों ने यहाँ तक जोर पकड़ा कि उसने विरजन को पत्र लिखना भी त्याग दिया। वह बेचारी अपने पत्रों में कलेजा निकाल कर रख देती, पर कमला उत्तर तक न देता। यदि देता भी था तो रूखा और हृदय विदारक। इस समय विरजन की एक एक बात, उसकी एक एक चाल उसके प्रेम की शिथिलता का परिचय देती हुई प्रतीत होती थी। यदि विस्मरण हो गई थी तो विरजन की स्नेहमयी बातें, वह मतवाली आंखें जो वियोग के समय डबडबा गई थी और कोमल हाथ जिन्होंने उससे विनती की थी पत्र बराबर भेजते रहना, यदि वे उसे स्मरण हो जाते तो संभव था कि उसे कुछ संतोष होता। परंतु ऐसे अवसरों पर मनुष्य की स्मरण शक्ति धोखा दे दिया करती थी। एक दिन संध्या का समय था। सभी विद्यार्थी सैर को गए हुए थे। कमला अकेला वाटिका में टहलता था और रह रहकर माली के झोपड़ों की ओर झांकता था। अचानक झोपड़े में से सरयू देवी ने उसे संकेत द्वारा बुलाया। कमला बड़ी शीघ्रता से भीतर घुस गया। आज सरयू देवी ने मलमल की साड़ी पहनी थी जो कमला बाबू का उपहार थी। सिर में सुगंधित तेल डाला था और कमला बाबू बनारस से लाए थे और एक छींट का सलूका पहनी हुई थी जो बाबू साहब ने उसके लिए बनवा दिया था। आज वह अपनी दृष्टि में परम सुंदरी प्रतीत होती थी, नहीं तो कमला जैसा धनी मनुष्य उस पर क्यों प्राण देता। कमला खटोले पर बैठा हुआ सरयू देवी के हाव भाव को मतवाली दृष्टि से देख रहा था। उसे उस समय सरयू देवी ब्रिजरानी से किसी प्रकार कम सुंदरी नहीं दिख पड़ रही थी। वर्ण में तनिक सा अंतर था, पर यह कोई बड़ा अंतर नहीं था। उसे सरयू देवी का प्रेम सच्चा और उत्साहपूर्ण जान पड़ा, क्योंकि वह जब कभी बनारस जाने की चर्चा करता तो सरयू देवी फूट फूट कर रोने लगती और कहती कि मुझे भी लेते चलना, मैं तुम्हारा संग न छोड़ूंगी। कहाँ यह प्रेम की तीव्रता और उत्साह का बाहुल्य, और कहाँ विरजन की उदासीन सेवा और निर्दयतापूर्ण अभ्यर्थना।
इतने में माली की दृष्टि उस पर पड़ी। पहले तो घबराया, फिर निकट जाकर बोला, यह कौन खड़ा है, यह कौन है? इतना सुनना था कि कमलाचरण झपट कर बाहर निकला और फाटक की ओर जी छोड़कर भागा। माली एक डंडा हाथ में लिए लेना भागने न पाए, कहता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। यह वह कमला है जो माली को पुरस्कार व पारितोषिक दिया करता था, जिससे माली सरकार और हुजूर कहकर बातें करता था। ये वही कमला आज उसी माली सम्मुख इस प्रकार जान लेकर भागा। पाप अग्नि का वह कुंड है जो आदर और मान सम्मान, धैर्य और क्षण भर को जलाकर भस्म। कमला ने इधर सांस तोड़ी और बीरजन